हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आपका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम ऑन ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ऑफ एंकर पॉइंट। तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में अपन बात कर चुके थे अक्षांश व भारत कि अक्षांश व भारत का क्या संबंध है, अक्षांश कैसे अस्तित्व में आए, कुल अक्षांश कितने होते हैं, या फिर भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, इन सभी बातों पर अपन चर्चा कर चुके थे। तो आज अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले दोस्तों कि देशांतर व भारत, किस पर बात करने वाले हैं? देशांतर व भारत के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि एक तो देशांतर क्या होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड एंड इंडिया, इनका क्या संबंध है, इस बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो देशांतर वर्ड है, देशांतर शब्द या देशांतर सर्वप्रथम प्रयोग में लिए गए थे। कहां पर लिए गए थे? ब्रिटेन में। कहां पर लिए गए थे? ब्रिटेन में सर्वप्रथम देशांतरों की चर्चा की गई और इनको नाम से पुकारने वाला पहले भूगोलविद हैं जिनका नाम है इरेस्टोस्थनीज है। फिर यदि देखें तो इरेस्टोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम इनका क्या किया गया भाई? नामकरण किया गया। क्या किया गया दोस्तों? नामकरण किया गया। इसके बाद अपन ने चर्चा की कि इनको परिभाषित करने के लिए और इन्हें निर्धारित करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए 1884 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ दोस्तों। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। कहां पर होता है? वॉशिंगटन डीसी में होता है, जो अपन जानते हैं यूएसए का कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 51 इकाइयों का संघ है जिसके डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया नामक प्रांत में पड़ता है दोस्तों वॉशिंगटन, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। तो यहां अपन ने देखा कि इसके बाद देशांतरों को परिभाषित कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, देशांतर फिक्स कर दिए गए, वास्तव में कौन सा देशांतर कहां से गुजरेगा, इन संबंध में चर्चा की गई। तो यहां अपन ने देखा कि वास्तव में देशांतर होते क्या हैं। अगर आप इनको परिभाषित करते हो तो देशांतर जो है, देशांतर ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध में यहां पर आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्या? उत्तरी ध्रुव। क्या मिलने वाला है? उत्तरी ध्रुव। ये तो हो जाता है नॉर्थ पोल, और ये हो जाता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव वह बिंदु या छोर होते हैं जो घूर्णन गति के दौरान स्थिर रहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इमेजिनरी लाइंस खींची गई है, जो अपने आप में अर्धवृत्ताकार हैं। कैसे दोस्तों? अर्धवृत्ताकार। तो यानी ये कहा जाए कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक व अर्धवृत्ताकार रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। फिर अपन ने देखा, या फिर एक परिभाषा के रूप में अपन और चर्चा कर सकते हैं कि भाई देशांतर को और किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। तो यहां पर ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर अक्षांश के अंतर 0 डिग्री था, जो था आपका भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा थी? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष या भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण पर खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखा दोस्तों क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। और इसमें भी कह दें अपन तो मध्य में 0 डिग्री माना, जिसे कहा जाता है दोस्तों क्या? ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री जो मध्य में है, जिसने पूरे विश्व के 2 गोलार्ध किए दोस्तों। ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाता है कौन सा गोलार्ध? हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होने वाला है? पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर जो कि पूरे विश्व को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से 2 गोलार्ध विभाजित कर दिया। और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच इसलिए कहा गया क्योंकि यह
क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सौर वेधशाला लंदन में उसके ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया दोस्तों, ग्रीनविच कर दिया। अब रही बात कि दो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की लेंथ हमेशा लंबाई समान होती है, और यदि अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की लंबाई होने के समान होने के साथ ही देशांतर रेखाओं के जो बीच वाला गैप है, जो बीच वाली जो डिस्टेंस है, ये भी हमेशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। और दोस्तों सर्वाधिक दूरी होगी 111.32 किलोमीटर, और ये कौन सी रेखा पर होने वाली है, भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। और यही डिस्टेंस अगर अपन मध्य अक्षांश पर लेते हैं 45 डिग्री साउथ पर, यानी 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ, जो कि मध्य अक्षांश कहलाता है, तो मध्य अक्षांश पर यही 79 किलोमीटर रह जाती है, और 90 डिग्री 0 डिग्री पर आते आते ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है दोस्तों, असमान होती है। क्या होती है, असमान होती है। फिर इन्होंने देखा, अपन देखते हैं कि देशांतर एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं दोस्तों, काल्पनिक। तो काल्पनिक रेखाएं होने के साथ ही इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, समय की गणना करने में। किसमें किया जाता है, समय की गणना, टाइम मेजरमेंट जो किया जाएगा दोस्तों, कौन सी रेखा के आधार पर, रेखाओं के आधार पर किया जाता है, देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। और यहां अपन एक और क्वेश्चन निकालें कि समय की गणना की जो इकाई है, समय की मापन की जो इकाई है, उसे गोरे या गोर भी कहा जाता है। गोरे या गोर कहा जाता है। समय को मापने की इकाई या दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, गोरे या गोर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन थोड़ा सा जो है टाइम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। और अब अगर ये कहा जाए कि भाई कुल देशांतर कितने होते हैं, तो देखिएगा 0 डिग्री जब सेंटर बीच में है तो यहां से 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, और लास्ट में दोस्तों कितना आने वाला है, 180 डिग्री देशांतर आएगा। एक गोलार्ध में देशांतरों की संख्या होती है दोस्तों 180। और फिर कहा जाए तो इधर होती है दोस्तों, इधर भी कितनी होगी, 180 होगी। तो कुल देशांतर अगर आपसे कह दिया जाए तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 360। कितनी हो गई, 360 होने वाली है। अब क्या होता है कि जैसे अगर अपन बात करते हैं कि भाई देशांतरों का जो यूज है, देशांतरों का प्रयोग है, वो समय की गणना करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, समय की गणना करने में किया जाता है। और अपन ये डिफाइन या कंप्लीट कर चुके हैं कि एक गोलार्ध में देशांतर रेखाएं या देशांतर 180 होते हैं और कुल देशांतर 360 होते हैं। चलिए आप यहां पर चलिए, पृथ्वी की कौन सी गति की चर्चा कर रहे हैं अपन, घूर्णन गति। पृथ्वी की कौन सी गति की बात करेंगे अपन, घूर्णन गति की। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि घूर्णन गति के अनुसार, घूर्णन गति जो कि एक चक्कर कितने समय पूरा कर लेती है दोस्तों, 24 घंटे में। पृथ्वी घूर्णन गति का एक एवरेज में, वैसे अपन बात करेंगे 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड जो भी लगते हैं वो अपन एग्जैक्ट पृथ्वी की गति में बात करने वाले हैं। अभी मोटे एंगल में एवरेज में आप याद रखिएगा, पृथ्वी को एक घूर्णन करने में, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, 24 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों 24 घंटे में कुल कितनी देशांतर रेखाओं से सूर्य का प्रकाश गुजरेगा, 360 से। इसलिए एक देशांतर से अगर मैं डिवाइड करूंगा 24 को 360 से, तो एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं आ जाती है दोस्तों, 15। तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लेगा। तो दोस्तों जब एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं पार कर रहा है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60। और 60 में 15 का डिवाइड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 15 चौके 60। यानी आपको एक फिक्स एंगल मिल गया कि एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का। तो दोस्तों ऐसे आपको देशांतर रेखाएं याद रखनी है। अब अपन चलते हैं भारत की देशांतर स्थिति की चर्चा करते हैं। चलिए आपको आगे ले चलते हैं
और ये देशांतरी स्थिति जो है भारत की वो कैसी है, इस बारे में अपन थोड़ा सा देखें कि देशांतरी स्थिति के बारे में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे आपकी ये पृथ्वी है, अभी अपन ने कहा कि ग्लोब है, ग्लोब पर मध्य में जो एक मुख्यतः देशांतर माना गया दोस्तों वो कौन सा है, यहाँ पर और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर बीच में जो रेखा खींची गई 0 डिग्री, इसे नाम दिया गया दोस्तों कौन सा, ग्रीनविच। क्या कहा गया, ग्रीनविच कहा गया। तो ग्रीनविच रेखा ने पूरे विश्व को कितने गोलार्धों में बांटा था, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पश्चिमी। कौन सा गोलार्ध हो जाता है, पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। तो इस आधार पर अगर अपन चर्चा करें कि भाई आपका जो ये इंडिया है, भारत है, भारत ग्रीनविच रेखा के कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो दोस्तों बताइए जवाब क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा। वेरी सिंपल है कि भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में आ रहा है, देशांतरी आधार पर। कौन से देशांतर के आधार पर, यानी ग्रीनविच रेखा के भारत कौन से गोलार्ध में है, ग्रीनविच रेखा के भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो आपको जवाब देना होगा कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। भारत विश्व के ग्रीनविच रेखा के कौन से गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, फिर अपन देखें कि भारत का जो देशांतरी विस्तार होगा वो कौन से देशांतरों में होने वाला है, पूर्वी देशांतरों में। कौन से देशांतरों में होगा, पूर्वी देशांतरों में। तो चलिएगा इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में ही, डायरेक्ट अपन बात कर लेते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार। इसके लिए अपन थोड़ा सा भारत के मैप को देख लेते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार किस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को प्रभावित करता है। तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं भारत के देशांतरी विस्तार की। तो ये अपना इंडिया का लोकेशन है, भारत की स्थिति है, भारत का मैप है। भारत के मैप में यहाँ पर अपन ने देखा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार आ रहा है दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार जो आ रहा है यह पूर्वी देशांतरों में कितने देशांतर से प्रारंभ होता है, तो देखिएगा दोस्तों होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। कितने से होने वाला है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरी विस्तार प्रारंभ होने वाला है। और दोस्तों ये कहां तक गया, 68 डिग्री 7 मिनट से ये भारत का देशांतरी विस्तार जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर अपन देखते हैं कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार। तो कुल के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, कुल देशांतरी विस्तार ज्ञात करने के लिए 97 डिग्री 25 मिनट को अपन 68 डिग्री 7 मिनट में से माइनस करने वाले हैं। तो आपको 25 में से 7 गए तो दोस्तों कितने बचे, 18 मिनट। कितने बचे, 18 मिनट। और 97 में से 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 29 डिग्री 18 मिनट। तो अपन को इसका भी जवाब अपने पास है कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार दोस्तों कितना आया, 29 डिग्री 18 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतरों में भारत का देशांतरी विस्तार या देशांतर में फैला हुआ है। फिर इसी क्रम में पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत का पश्चिमतम बिंदु जो यहां पर आपको मिलने वाला है दोस्तों वो कौन सा होगा। देखिए यहां होगा गुहार मोती या गोहार मोती, और यहाँ जिला होने वाला है दोस्तों द्वारिका। कौन सा होगा, द्वारिका। और राज्य होने वाला दोस्तों कौन सा होगा, गुजरात। तो अगर ये कह दिया जाए कि भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो गुहार मोती द्वारिका गुजरात है। गुहार मोती द्वारिका गुजरात है। फिर यदि अपन से कहा जाए कि भारत का पश्चिम पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, तो यहां पर आपको मिलने वाला है
कि बितु, कौन सा पॉइंट मिलेगा, कि बितु, जो कि लोहित जिले में पड़ता है, और लोहित पड़ता है दोस्तों कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु भी आपको प्राप्त हो गया, कि बितु, लोहित, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगले प्रोसेस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत पूर्व से पश्चिम में कितना है, भारत पूर्व से पश्चिम में कितना है टोटल। तो यहां पर आपका जवाब होगा दोस्तों 29-33 किलोमीटर। कितना होने वाला है, पूर्व से पश्चिम में भारत 29,933 किलोमीटर है। और अपन देखो क्या क्वेश्चन और यहां से पूछे जा सकते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको जवाब कितना मिला दोस्तों, 29 डिग्री 18 मिनट ईस्ट। फिर अगर ये कहा जाए कि भारत से कुल देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती है, भारत से कुल देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती है, तो दोस्तों 69 से लेकर के 97 तक यहां पर है। तो इसका जवाब आपको कितना मिलने वाला है, 29 देशांतर रेखाएं। तो चाहे आपसे अक्षांश रेखाओं का नंबर ऑफ अक्षांश पूछे या नंबर ऑफ देशांतर पूछे, देशांतर की संख्या पूछी जाए, तो दोनों ही कंडीशन में अपन को रिप्लाई देना है दोस्तों, कितना देना होगा, 29। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि समय की गणना कैसे की जाती है, टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो समय की गणना के आधार पर अपन देखो दोस्तों अगली बात करेंगे कि टाइम मेजरमेंट, समय की गणना कैसे हो। तो देखो समय की गणना के लिए एक तो महत्वपूर्ण जो आधार माना भूगोल वेताओं ने दोस्तों, वो कौन सा माना, 0 डिग्री। कौन सा माना है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को दोस्तों नाम दे दिया क्या, ग्रीनविच। क्या नाम दे दिया, ग्रीनविच, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व मध्यांतर रेखा, विश्व मध्यांतर रेखा, विश्व यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। और यह दोस्तों आपके कौन से महासागर से गुजरती है, तो इसका जवाब होगा आपके पास अटलांटिक महासागर। क्या जवाब होने वाला है, अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर की अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर अपन देखने वाले हैं कि इसे 0 डिग्री को GMT कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, GMT। क्या कहा गया है, GMT। GMT 0 डिग्री देशांतर कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, जिसे क्या कहा गया है, ग्रीनविच। GMT विश्व मध्यांतर, विश्व यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। और यह कौन से महासागर से गुजरती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर से। कौन से महासागर से, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ठीक है। फिर यदि अपन बात करते हैं तो यह GMT है जहां पर दिन के 12 बजे 12 PM को सूर्य होता है। सूर्य की स्थिति दिन के 12 बजे होती है। विश्व यामोत्तर, विश्व मध्यांतर यामोत्तर रेखा माना गया है। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर माना गया है, जो कि आपके है यहां पर है 180 डिग्री 180, जिसे कहते हैं अपन IDL, इंडियन इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह आपके यहां पर प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर से, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से गुजरती है। और यहां पर दोस्तों समय होता है 12 AM का। कौन सा समय होगा, 12 AM को सूर्योदय होता है। सूर्य की स्थिति 12 AM को होती है। यानी सूर्य जैसे ही 180 को पार करेगा तो दिन बदल जाता है, डेट बदल जाती है, तारीख बदल जाती है। और फिर इस प्रकार से इंटरनेशनल टाइम की गणना होती है। अब अगर यहां पर अपन थोड़ी सी ये बात करें कि भाई भारत की स्थिति को अपन लें कि एक होता है मानक समय, जिसे अपन जैसे इंडिया के मैप के आधार पर भी अपन इसे क्लियर कर सकते हैं कि भारतीय मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है। तो दोस्तों फटाफट से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है कि भारतीय मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर पर मानी गई है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर है जो कि है 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट
पूर्वी देशांतर रेखा को ISL कहा गया है। क्या कहा गया है? ISL, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, भारतीय मानक रेखा, क्योंकि हर देश का एक मानक समय होता है। हर देश के मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर है वो उसकी मानक देशांतर कहलाता है। और यह भारत के मध्य में एक निश्चित स्थान से गुजरती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? या तो स्थान नैनी पूछ लिया जाता है, या फिर इस तहसील आधार पर मिर्जापुर ले लिया जाता है, नैनी मिर्जापुर। और ये होगा दोस्तों इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। और इलाहाबाद पड़ता है दोस्तों कौन से राज्य में? यूपी में। तो यानी भारतीय मानक रेखा, हर देश के मध्य से गुजरने वाला देशांतर उसकी मानक रेखा होती है। और भारतीय मानक रेखा भारत के मध्य में नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है। और नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद में टोटल राज्य कह दिए जाए तो कितने राज्य होने वाले हैं दोस्तों? 5 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे? 5 राज्यों में पर चलें। देखो सबसे पहले आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आने वाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और फिर कहा जाए कि यहां पर छत्तीसगढ़ के बाद होने वाला है दोस्तों यूडी से एक राज्य मिलेगा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा मिलने वाला है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक रेखा, भारतीय तिथि रेखा जो है वह आपके कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर अपन ने यहीं पर देखा था कि यहां पर एक और अपन ने प्रधान रेखा की घोषणा करी थी, या देखा था अपने प्रधान रेखा को, जो कि आपकी कर्क रेखा थी 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ पर, अक्षांशीय आधार पर। तो ये दोनों कितने समान राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 समान राज्य आते हैं। क्योंकि कर्क रेखा पर दोस्तों कितने राज्य थे? 8 राज्य। और 8 राज्यों में से दोनों में से समान कितने राज्य आएंगे? 2 राज्य, जिनका नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आने वाले। और दोनों एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती है दोस्तों? तो किस में होगा? छत्तीसगढ़। अब देखो समय की गणना कैसे की जाती है, टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है दोस्तों। तो आप ये देखें, आप ये देखिएगा, सबसे पहले सूर्योदय किस पर होने वाला है? 180 पर। किस पे होने वाला है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह अपन बात कर लें कि यहां पर जो है, यह पहले सूर्योदय यहां पर होगा, उसके बाद सूर्य कहां पहुंचने वाला है? 42 से 1/2 डिग्री पर, यानी भारतीय मानक रेखा पर। और फिर पहुंचने वाला है दोस्तों कहां पर? 0 डिग्री पर। यानी इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा की अपेक्षा भारत का समय क्या होने वाला है दोस्तों? पीछे होगा। क्या होगा? पीछे होगा। और इसकी अपेक्षा दोस्तों क्या होने वाला है? आगे होने वाला है। क्या होगा? आगे। क्योंकि रीजन क्या है? पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है प्रति देशांतर पर 4 मिनट का देरी करता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए अपन ये बात कर लेते हैं कि यहां पर भारत का मानक समय जो है वह 180 डिग्री की अपेक्षा तो क्या होने वाला है दोस्तों? पीछे होगा। और इसकी अपेक्षा दोस्तों क्या होने वाला है? आगे होगा। फिर यहां पर देखिए कितना आगे या पीछे है। तो अगर अपन यहां पर देशांतर निकाल लें, अगर अपन यहां पर देशांतर निकाल लेते हैं कि कुल देशांतर जो है वो निकाल लेते हैं, तो देखिए ये 0 डिग्री है, यहां पर 82.5 है, तो 82.5 82.5 देशांतर पार करने के बाद ही सूर्य 0 पर आएगा। और इधर में चला तो यहां पर क्योंकि 180 है, और 180 से 82.5 तक आने के लिए अब यहां टोटल 180 है, तो यहां पर देखो दोस्तों कितनी देशांतर रेखाएं आएगी? 97.5। 97.5 देशांतर रेखाएं पार करने के बाद सूर्य जो है 180 से कहां आने वाला है? 82.5 पर आने वाला है। और फिर 82.5 पार करने के बाद ही सूर्य कहां आने वाला है? इस पर आने वाला है 0 डिग्री पर। तो यानी मैं ये कहूं कि कितना समय लगेगा, तो इस दोनों ही कंडीशन में आप क्या करिएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 5 चौक 20 की 0 हो जाती है दोस्तों।
5 20 हासिल के 2 हो जाएंगे, 4 2 8 10 की 0 होगी, हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 दोस्तों कितने हो गए 330, यानी 330 आपको क्या प्राप्त हुए दोस्तों मिनट। और इस मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो कितने घंटे आएंगे 5.5 घंटे। कितने घंटे आने वाले हैं 5.5 घंटे। तो यानी भारत का मानक समय, भारत का टाइम इंटरनेशनल समय के अनुसार कितना 0 डिग्री से कितना आगे या पीछे है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 5.5 घंटे दोस्तों क्या है ये आगे है। ठीक है, फिर अपन यही गणना यहां पर करते हैं 180 डिग्री की, 180 डिग्री के कंपैरिजन में, अंतरराष्ट्रीय समय कंपैरिजन में। तो यहां पर अपन बात करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20 की 0, हासिल के 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0 आने वाली है, हासिल के 3 आएंगे, 9 चौक 36 और 3 दोस्तों कितने हो जाते हैं 390 हो जाते हैं। कितने होंगे 390। और 390 को दोस्तों में ये मिनट प्राप्त होते हैं, और इनको घंटे में बनाऊंगा तो कितने घंटे आएंगे दोस्तों 6.5 घंटे। तो आपका एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया कि इंटरनेशनल टाइम के अनुसार 180 डिग्री के अनुसार भारत का मानक समय कितना पीछे आगे है, तो दोस्तों कितना पीछे आगे होगा 6.5 घंटे पीछे है। जबकि 0 डिग्री देशांतर से भारत या राजस्थान का मानक समय कितना आगे या पीछे होगा, तो फिर कितना आगे होने वाला है दोस्तों 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस पर। माई सेल्फ सुरेश जहांगीर, आपको ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा मैटर उपलब्ध होने वाला है, और लास्ट 12 सालों से मैं ज्योग्राफी क्लासेस ले रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और अपने चैनल को बहुत अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कंटिन्यू आप क्लास स्टडी करें। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू।